देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। कॉमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। वो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और वो उन्होंने पूछ लिया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो कैसे एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट है ना, उससे अपने आंसर को डिफ़र कर सकते हो। आप ऐसी टर्म्स को यूज़ कर सकते हो जो आपको कोई नहीं बताएगा, मगर आपको वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करो, चीज़ों को समझो कि वो पूछ क्या रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर हमें फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स चाहिए, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, हमें चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है शेयर को बढ़ाने की। किसके शेयर को? सर्विस सेक्टर को बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं? अब ये बात हम जानते हैं। अब बताओ यार, हम में से किसने ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमने पीछे छोड़ दिया। वाई? बिकॉज ऑफ द 1991 एलपीजी रिफॉर्म। हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म को लाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है। ये बात आप में से कौन नहीं जानता यार? हम सब ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है। क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन एंगेज्ड है और कितना वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि वो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है? क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि 91% से भी ज़्यादा इनफॉर्मल लेबर वर्कफोर्स है हमारे यहाँ? हम ये डेली बेसिस पे आर्टिकल्स को जब डिस्कस करते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, राइट। हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी जानते हैं कि अगर हम इनका शेयर बढ़ा पाएँ, जितने फैक्ट्स अभी मैंने आपके सामने रखे, उसमें जो ये पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एमएसएमई का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। वो इन जनरल क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो है फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें जीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा। येस और नो? ऑफ कोर्स येस। बट they were not asking specifically or in general sense only about the manufacturing sector. They are specifically asking you with regard to MSME कि ये जो बढ़ाओगे मैं ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, वो पर्टिकुलरली एमएसएमई का बताओ। समझ पा रहे हो आप लोग सब बात? अगर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आगे दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की इस रिगार्ड में, हमको वो भी बताओ। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने इसको कहाँ पे पढ़ा है और आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, है ना, वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत सारे मेंस के आंसर राइटिंग सेशंस में इन चीज़ों को डिस्कस किया है और ये आपके सामने है। ठीक है, ये बेसिकली आपको, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो माइंड मैप्स हैं हम कुछ डिज़ाइन ही इस तरीके से कर रहे हैं, हम चीज़ों को प्रिपेयर इस तरीके से कर रहे हैं कि प्री में क्वेश्चन पूछें या मेंस में क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन हमसे बन जाएगा अगर हमने उसको रिलीजियसली पढ़ा है तो, राइट। अब एमएसएमई के बारे में अगर वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता तो वो यहाँ से पूछता माइक्रो मैक्रो, है ना, इसका क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब अगर हमें मेंस में आंसर लिखना है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। अब अगर आपको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रही, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं रही होगी, इसमें से अगर आपको 4 चीज़ें भी याद रह गई होती तो आपका काम तो बन जाता। समझ पा रहे हो बात को? वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनिशिएटिव्स ही तो पूछ रहा है ना, स्टेप्स ही तो पूछ रहा है ना सेकंड वाले पार्ट में। फर्स्ट तो आप जवाब दे ही दोगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप दो। रैम्प स्कीम के बारे में बताओ, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, स्पेसिफिकली उनके लिए लेके आए। आप मुद्रा योजना का नाम लो, आप यहाँ पे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का नाम लो, यहाँ पे जो लोन असिस्टेंस सीडीबी के द्वारा हम दे रहे हैं उनका नाम लो। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ,
आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पे जो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ उसको बहुत हल्के में लेते हैं। प्रीलिम्स में भी हल्के में लिया, मैंने वहाँ भी दिखाया उसका यूसेज। आपने मेंस में भी हल्के में लिया, मैं वापस से आपको उसका यूसेज दिखाता हूँ। आप अभी के अभी यूट्यूब शॉर्ट्स में जाओ, देखना, मतलब इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद अभी मत भाग जाना। वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में ये जो CGTMSE है, इसको 1 मिनट में, यहाँ तो इलेबोरेटली बताता हूँ मैं, 1-1 मिनट के जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो क्यों बनाए थे, वो इसीलिए बनाए थे। अब अगर आपने वो CGTMSE में अगर अपने 1 मिनट दे दिए होते तो आप इस चीज़ को भी वहाँ पे लिख के आ सकते थे। अब अगर आप इस पॉइंट को अपने आंसर में लिखोगे, आपका कॉम्पिटिटर मुश्किल से 1 या 2% बच्चे इस पॉइंट को लिख के आएंगे। ठीक है, अपने आंसर को आप टेक्निकल कैसे बनाओगे ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, वापस से आता हूँ आपको क्वेश्चन पे लेके। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट की वो क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको ये इतनी सारी दिखाई, कोई भी 4 लिख देते आपका काम हो जाता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब पहले पार्ट का क्या करना है। पहले पार्ट में बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिखा जा सकता था, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, लेट सपोजेडली अगर मुझे लिखने के लिए आता तो मैं शायद यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों पे उसको ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता। जैसे ये कोई नहीं लिखेगा मगर हम लिखेंगे, हमको पता है क्योंकि वो चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे अपने बारे में, अपने आंसर के बारे में बता रहा हूँ, इनफॉर्मल वर्कफोर्स के बारे में मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करता, है ना। ये मेजरली एम्प्लॉयड है MSME में, इसका बहुत ही मेजर चंक है ना। मैं मान लेता हूँ आपको फैक्ट याद नहीं है। देखो, एक और चीज़ समझाता हूँ, मैं हमेशा जब भी किसी आंसर को लिखवाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता सकता हूँ ऐसे, बट मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट को सिर्फ इकनॉमी नहीं पढ़ना होता। मैं एक इंडियन इकनॉमी की फैकल्टी हूँ, मैं पिछले 5 साल से इकनॉमी पढ़ा रहा हूँ। मैं रोज़ एक इकनॉमी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। मगर मैं हमेशा आपके शूज़ में रह के ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ तो याद रहनी ही चाहिए, है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है, कि प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शरी का कितना है। अब ये चीज़ तो आप भले ही इकोनॉमी की फैकल्टी नहीं हो मगर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं किसी भी ऐसी चीज़ को ना बताऊँ कि एस्पिरेंट को लगे कि यार ये भी याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपके शूज़ में रह के उस आंसर को करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। वरना अभी 2 मिनट का काम है, मैं आपको उस PDF में दिखाऊंगा कि मैंने हर चीज़ लिखी हुई है, फटाफट फटाफट लिखो और आगे बढ़ जाओ, मगर वो याद नहीं रहती है एक एस्पिरेंट को, ये बात मैं जानता हूँ। ठीक है, खैर वापस चलता हूँ आपको लेके। तो मैं अपने आंसर में मेंशन करता यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कफोर्स के बारे में, बताता कि मेजरली MSME में एम्प्लॉयड है। मैं यहाँ पे ज़रूर बात करने की कोशिश करता हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में, है ना, और इसको ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करता लेबर इंटेंसिव से, कि ये लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, इनफैक्ट अगर मुझे जगह मिलती या मैं आंसर अगर फ्रेम कर रहा होता तो मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी बताता, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी मासिव यंग पॉपुलेशन है जिसको हम एंगेज कर सकते हैं। अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर हमारे यहाँ पे डेवलप होता तो, मगर वो क्योंकि नहीं है तो ये हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंज भी है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर आंसर भी लिख के बता सकता हूँ, ठीक है, मगर मैं अभी आपके साथ आंसर की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे आंसर को आप लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए। राइट, ठीक है, जो भी आंसर राइटिंग के सेशंस है वो हम हमारे इंडियन इकोनॉमी कोर्स में ऑलरेडी करते ही हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैं इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूर कोशिश करता डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, क्योंकि अब देखो मैंने लिंकेज आपके साथ में शेयर किया, मैंने उनको ये बताया सबसे पहले कि इनफॉर्मल लेबर फोर्स जो है, ठीक है, वो MSME में एम्प्लॉयड है। कितनी % इनफॉर्मल लेबर वर्कफोर्स से मैंने ये बताया। मैंने ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, वहाँ पे नौकरियाँ जनरेट होती हैं, और डेमोग्राफिक डिविडेंड से कनेक्ट करके बता दिया कि हमारे पास जनता है, वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ये एक्चुअली में मैंने एक आंसर दिया है जो उसका क्वेश्चन है
फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी जो बढ़ानी पड़ेगी, ये उसका एक आंसर हो गया। मैं यहाँ पे ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करता टेक्निकल टर्म, टेक्निकल है ना, हमको लेमैन नहीं लिखना है कि एमएसएमई बहुत अच्छा है, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, और क्या लिखते हैं बच्चे ये, मतलब अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो रीढ़ की हड्डी टूट, ये सब फर्जी बातें नहीं लिखना है, जो पूछ रहा है चुपचाप वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकल शब्द फंसाओ, यहाँ पे फंसाओ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी के बारे में। अब ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है ये आपके आंसर को 4 चांद लगा देगा, क्योंकि ये बता देगा कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है उसके चेंज होने से यहाँ पे कितनी एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। क्या करा मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जीडीपी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट जीडीपी को मैं हर बार कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं ये बता पा रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी अगर एमएसएमई अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में हम उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाए तो। समझ रहे हो क्या बात को सारे लोग, हाँ या ना? सारे लोग समझ रहे हो? और क्या लिख सकते थे, लिखो कमेंट में, पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ पे ये लिख सकते थे, लिखो लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते थे कि जो ये एमएसएमई है यहाँ पे जो स्किल रिक्वायर्ड है, देखो वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है एमएसएमई के बारे में, तो एमएसएमई की जितनी चीज़ें याद हैं वो लिखो ना, कि स्किल रिक्वायर्ड जो है वो बहुत कम रहती है एमएसएमई में, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा पाना ज़्यादा आसान रहता है, लिखो ना। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब जैसे इसने रिवैम्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम लिखा, उद्यम पोर्टल लिखा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस अब मैंने क्या करा, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था, देखो वापस से लेके आता हूं क्वेश्चन पे, मैंने क्या करा, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हाँ चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी में अगर शेयर बढ़ा दूंगा तो बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल बढ़ेगा। मगर उसने पूछा एमएसएमई के रिस्पेक्ट में बताना, मैंने बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, ये कैसे कनेक्टेड है ये भी बता दिया, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी ये भी बता दिया, और जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ थी वो तो मैंने बता ही दी, हाँ या ना? हो गया आंसर कंप्लीट। इसमें क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। और मैंने क्या अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट मारे क्या आपके लिए? बिल्कुल नहीं मारे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ फैक्ट जो आपको याद रहने चाहिए, है ना, हालांकि मैंने नहीं लिखे, मगर मैं हर बार कहता हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना ये आपको याद रहनी चाहिए, है ना। मैंने देखो यहाँ पे कोई ऐसी भरमार नहीं करी है। कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से भी एक तो ये हटा दो, सिर्फ 5 पॉइंट है। अगर 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट भी याद रह जाते, मैं हर बार कहता हूँ सब मत रखो, 2 तो याद रखो। यहाँ पे अगर इतना याद रह जाता कि 12 करोड़ लोगों को अप्रॉक्सीमेटली एम्प्लॉयमेंट देती है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि सेकंड है आफ्टर एग्रीकल्चर इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट, और क्या चाहिए, है ना। अभी तक एज ऑफ 2021 कितने करोड़ एमएसएमई है, इनमें से कुछ भी याद रह जाता आपको कि कितने परसेंटेज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, कितने परसेंट एक्सपोर्ट में, आप उसका यूसेज वहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो जो मैं आपको चीज़ें जिस तरीके से बना के दे रहा हूँ और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप उस पर बिलीव रखो। आप देखो अगर आपको इसमें से 2 चीज़ याद रहती, ये हर किसी को याद रहता है, कौन सा? ये चैलेंजेस, खैर पूछे नहीं तो मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ अभी, और ये 2 से 4 इस इनिशिएटिव्स याद रह जाते हैं, बस काम खत्म, है ना। अरे हमने तो इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ी है यार, हमने ट्रेड्स के बारे में पढ़ा है, ये प्रीलिम्स में पूछते रहते हैं, हमने अलग अलग पोर्टल्स, उद्योग आधार नंबर, जमाने भर की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। एक पेज में समअप किया हुआ है सब, एक पेज में, बस ये एक पेज। हाँ वेरी गुड। बजट एलोकेशन लिख दो, जो लिखना हो लिखो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं, जो स्टैटिक में चीज़ पड़ी हुई थी एज इट इज़ आपसे वो चीज़ें मैंने पूछ ली। यही चीज़ मैं आपको डेली बेसिस पे द हिंदू में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलीव मी दोस्तों, GS3 एकदम डायनामिक पेपर है, यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, मगर वो इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपने थोड़े से भी स्ट्रेटिजाइज मैनर में पढ़ा है, आपका कंप्यूटर आपके सामने खड़ा ही नहीं होगा, आप ऐसे ऐसे पॉइंट लिख के आओगे। अब
देख लेना आप लोग कितने लोगों ने इलास्टिसिटी के बारे में लिखा है। आप देखना कितने लोगों ने इनफॉर्मल लेबर फोर्स के बारे में, रिवैम्प स्कीम के बारे में, सीजीटी एमएससी के बारे में कितने लोगों ने लिखा है ये। ठीक है, अब जैसे आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद आ रहा है, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में भी लिख देता। देखो याद आने पे होता है, अगर मुझे वहाँ पे याद आ गया तो मैं वहाँ पे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में भी लिख आता, है ना। सबको पता है ज़्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है, कितना इन्वेस्टमेंट से कितना आउटपुट, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिख के आओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो हम हमारे कोर्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हो, हम लोग कोर्स में बहुत सारे ऑलरेडी आंसर राइटिंग के सेशंस को, क्वेश्चंस को जब करते हैं तो मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये आपके आंसर में होना चाहिए था, डेट्स इट। ठीक है, वो देखो कंक्लूजन और ये तो ऐसी बातें हैं कि ये सबको हर कोई कर ही लेता है, उस जिसको अगर इतनी चीज़ें आती हैं ना तो वो अपने आप हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें से कोई भी ऐसी मैंने चीज़ नहीं बताई जो सिर्फ आपको पीएचडी करने पे ही समझ में आती, ये एकदम जनरलाइज्ड बात है। चल ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट तो नहीं है? और एक बार वे फॉरवर्ड लिख के बताओ मुझे, आप लोग क्या लिखते कंक्लूजन में, आप लिखते तो क्या लिखते, लिखो। लिखो वे फॉरवर्ड क्या लिखते। ये लिख सकते थे आप लोग, एमएसएमई के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है या बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा लिबरलाइज किया जाए। हम लोगों ने इसके चैलेंजेस पढ़ते हुए चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसके चैलेंजेस में देखो ये इसका आप सॉल्यूशन लिख सकते थे। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए, फॉर्मलाइजेशन बेहतर किया जाए, जो रेड टेपिज्म है उसको कम किया जाए, है ना। एनपी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रेगुलेटरी फोरबियरेंस हम लेके आए थे, कब लेके आए थे, कोविड पेंडेमिक में, सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। वो आपको ये बोल रहा है कि डिजिटाइजेशन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका स्टेटस बताओ पहले तो। अब देखो, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ थॉट आए, मेरे दिमाग में थॉट आया कि अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता तो मेरे दिमाग में क्या आता है, स्टेटस पूछ रहा है, क्या मेरे पास किसी चीज़ का कोई फिगर है क्या। कोई भी फिगर हो सकता है, जो पहला फिगर दिमाग में आ जाए। मान लो आपको याद आ जाए जैसे कोविन जब हमारे यहाँ पे चला था, कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में, कोविड सबने इंस्टॉल किया ही होगा। अब जैसे मान लो कोविन प्लेटफॉर्म के बारे में याद आ जाए डाटा कि इतने लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लिया था, इतने लोगों ने इसको यूज़ कर लिया था। या जैसे मान लो आपके दिमाग में आ जाए जनधन योजना के बारे में, जनधन आधार योजना पढ़ी ना हमने कि कितने जनधन अकाउंट अभी तक खुल चुके हैं, लगभग जैसे 50 करोड़, है ना। तो ये डाटा, तो आप समझ रहे हो, इसमें से कोई भी चीज़ आप पिक करके, क्या इस डिजिटाइजेशन में अर्थव्यवस्था में ही आ रहा है ना, यूज़ कर सकते थे क्या।
मान लो किसी ने, जिसने मेरे साथ इंश्योरेंस पढ़ा हुआ है, मान लो आप में से किसी को इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस कवर, इसका कोई डाटा याद आ जाए, वो कोई भी डाटा हो सकता है जो आपका, क्या बता रहा हूँ, डिजिटाइजेशन है ना। अब जैसे मान लो अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में कॉमन सर्विस सेंटर का डाटा याद आ रहा है ना, कि कितने जीबीपीएस, कैसे हम लोगों ने भारत नेट के बारे में पढ़ा है, याद करो, भारत नेट प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड याद आ गया होगा आपको। तो कॉमन सर्विस सेंटर में 1 जीबीपीएस कितने ग्राम सभा में हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, डिजिटाइजेशन है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमने टॉपिक पढ़ा है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या याद है, आप उस पर फोकस करो। अगर आपको इसमें से 2 चीज़ें भी याद रह गई, आपका काम बन गया। समझ रहे हो बात को। तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपने ये चीज़ लिख ली, समझ में आई सबको बात, सभी लोगों को, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का डाटा याद आ जाए, अच्छा आएगा कैसे, वही बता देता हूँ, वरना ऐसा ना लगे कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से बोल रहा है। ये सब आपके सामने देखो, दिखा देता हूँ। अब ये जैसे टेलीकॉम सेक्टर का माइंड मैप है, ठीक है। अब मान लो किसी को याद आ गया यहाँ से डाटा ये वाला, कि भारत में तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट है। अब याद आ गया तो आ गया, है ना, डिजिटाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जो चीज़ जब याद आ जाए, आप तो उसको लिख दो, ठीक है। अब इतनी चीज़ में से अगर आप ये बोलोगे कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता और मैं कुछ याद रख ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर चैलेंज आ जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है क्या, सबको। क्वेश्चन पढ़ें आगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। What is the status of digitization? Examine the problems faced in this regard and suggest improvement. अब बताओ मुझे कि इसमें कौन से आप लोगों को चैलेंजेस लगते हैं, बताओ कौन से टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ पे बात करोगे, जल्दी बताओ कौन से चैलेंजेस हैं। क्या आप यहाँ पे सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है क्या, डिजिटल डिवाइड के बारे में। सिर्फ एक बार मुझे बता दो कि हमने नहीं पढ़ा डिजिटल डिवाइड क्या होता है। आपने डिजिटल डिवाइड पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, वेरी गुड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, वेरी गुड, ठीक है। ये आप लोगों को याद आ रहा है, मेरे को याद नहीं आया अभी, ठीक है। जो आए याद, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के पूरी कहानी रच रहे हैं, अच्छा ये होता होगा, ऐसे नहीं, फटाफट होता है खेल। अब डिजिटल डिवाइड के बारे में किसको नहीं पता कि अर्बन और रूरल में डिवाइड होता है, ये बताओ। आप में से किसको नहीं पता कि डिजिटाइजेशन करने में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो है डिजिटल लिटरेसी की, मुझे बताओ किसको नहीं पता ये चीज़। डिजिटल लिटरेसी के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है। आप में से किसको नहीं पता कि हमारे यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसको नहीं पता ये चीज़, बताओ। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स के बारे में पता है। आप में से किसने ये खबर नहीं सुनी कि आधार का जो डाटा यूआईडीआई सेव कर रही है उसमें बार बार डाटा ब्रीचेस देखे जा रहे हैं। तो डिजिटाइजेशन में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डाटा प्राइवेसी, डाटा स्टोरेज को लेके। आप में से किसको ये बात नहीं पता, मुझे बताओ। समझ रहे हो क्या बात को सारे लोग, पता है आपको ये सारी बातें, बताओ, ठीक है। अब जैसे अगर आपने और अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर किया है ना, तो वेरी गुड, डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, वेरी गुड, यही तो चीज़ें हैं बस, है ना। अब जैसे मान लो आपको डिजिटाइजेशन के कुछ फ़ायदे बताने, है ना, आप आखिरी में कंक्लूड करना चाहते हो, तो आप ये बता सकते हो कि डिजिटाइजेशन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों हम करना चाह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ई नाम के बारे में, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, कोविन, जनधन आधार, है ना, वेदर फोरकास्ट, जो लिखना है लिखो, डिजिटाइजेशन। इजी आंसर एकदम, इजी क्वेश्चन एकदम, कि स्टेटस बताओ और उसमें क्या चैलेंजेस हैं वो बताओ और इम्प्रूवमेंट क्या है वो सजेस्ट कर दो।
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जो चैलेंज है भाई उसका इम्प्रूवमेंट बन जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको दूर करो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, और क्या कर सकते हैं बताओ। जो चैलेंजेस हैं वो उसका, अब जैसे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल हम लोग लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे भी तो अप्लाई होगा। तो डिजिटाइजेशन में जो चैलेंज है डाटा ब्रीच, डाटा प्राइवेसी का, वो हम इसके थ्रू दूर कर रहे हैं। ये लिख दो कि भैया हमने एक्ट बना दिया 2023 में। अरे इलेबोरेटली पढ़ा है या नहीं पढ़ा है साथ में बताओ। साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं, है ना। बस 3 चीज़ें पूछी उसने इस क्वेश्चन में, है ना। मैंने आपको जो कोर चीज़ थी वो बता दी कि डिजिटाइजेशन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका स्टेटस क्या है। दूसरा उसने पूछा प्रॉब्लम क्या है, और तीसरा उसने पूछा इम्प्रूवमेंट क्या है ना। अब मैं ये बिल्कुल नहीं जा रहा यहाँ पे कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 नंबर का है, इसमें 1 पेज लिखो, इसमें 3 पेज लिखो, वो हम सब जानते हैं। ठीक है, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, ये हम लोग प्रैक्टिस जब करते हैं, मैं आप पे सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये सड़ी सड़ी सी बातें नहीं कि 150 में लिखो, है ना, 250 में लिखो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपके आंसर में आनी चाहिए। अब अगर छोटा लिखना है तो उसको छोटा कर लो, बड़ा लिखना है तो उसको बड़ा कर दो एक्सपांड करके। ठीक है, पहले ये समझो कि उसमें लिखना क्या है, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अप्रोच। ये जो 250 को 300 बनाना और 300 को 150 बनाना ना, ये तो आर्ट होता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने आप आ जाता है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेरी गुड। मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करो, वेरी गुड। ठीक है, बस इस तरीके से करना है, क्वेश्चन खत्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलें। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उससे भी हलवा है। अब वो पूछ रहा है आपसे ई टेक्नोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? ई टेक्नोलॉजी। अब वो हर कोई ई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि तुमने जो आज तक ई टेक्नोलॉजी सुनी हो मुझे बता के चले जाओ, नहीं। वो पूछ रहा है कि फार्मर्स के लिए ई टेक्नोलॉजी बचाओ, बताओ जो उनको मदद कर रही है प्रोडक्शन और मार्केटिंग करने में। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन करने में और मार्केटिंग करने में। ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छे से? क्या लिखोगे इसमें? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट में, जल्दी से। अब इसमें सोचना क्या है यार, सोचने की कोशिश करो। एक किसान को क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन करने में क्या क्या लगता है उसको? प्रोडक्शन करने में काश कोई ये बता दे कि भैया वेदर कैसा रहने वाला है। ठीक है, काश कोई फ़ोन, अगर वो एक नंबर डायल करे तो उसको ये बता दे कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, अगले 4 दिन का एनवायरनमेंट कैसा रहने वाला है। काश वो फ़ोन करे तो उसे कोई बता दे कि उसके यहाँ की सॉइल की हेल्थ क्या है, तुम्हें कौन सी सॉइल पे कौन सा क्रॉप उगाना चाहिए। काश वो अगर फ़ोन करे तो उसको पता चल जाए कि, या फ़ोन ना करे, मान लो कोई पास के कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाए तो उसके क्रॉप के क्या भाव चल रहे हैं, है ना, उसको काश ये पता चल जाए कंप्यूटर से। काश उसको ये पता चल जाए कि कौन सी मंडी उसके सबसे पास में है जो सबसे ज़्यादा दाम दे रही है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आधी जनता समझ गई होगी ई नाम के बारे में। यहाँ पे ई टेक्नोलॉजी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, याद होगा आप लोगों को, मंडी में स्टैब्लिश करी हमने, है ना। यही तो पूछ रहा है बस। वो क्या पूछ रहा है कि मार्केटिंग करने में और प्रोडक्शन करने में किसान को कैसे ई टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। अब सोचो, अगर आप अपने आंसर में सबसे पहला पॉइंट इसरो के भुवन के बारे में लिख देते तो दम लगता या नहीं लगता? ठीक है, समझ आ रही सबको बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में लिखा तो ई चौपाल भी लिख सकते हो, वेरी गुड, है ना। ठीक है, हाँ एग मार्कनेट के बारे में लिख सकते हो, है ना, एग मार्कनेट। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कौन कौन सी चीज़ों को लिखना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर है।
मगर क्वेश्चन जो है उसकी ये डिमांड थी कि ई टेक्नोलॉजी जो है, जो आपने अलग अलग जगह पढ़ी है ना, अलग अलग चीज़ों को सम अप करो और एक जगह उठा के डाल दो, ख़त्म बात। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अ, हो सकता है कि मार्केटिंग में कोई यहाँ पे क्रेडिट के बारे में लिख देता, फार्मर के। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लिख देता। ठीक, बस। तो ई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको लिखनी थी, एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, कोई भी, जितनी सारी अभी मैंने बताई इसमें से कोई भी 4 से 5 अगर आपको याद रह जाती, भले वो कोई भी हो, किसान सुविधा ऐप हो, नाम हो, जो भी है, आपको सिर्फ 4 याद रह जाती, आपका काम बन जाता। आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप ई टेक्नोलॉजी में पीएचडी करके आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हलवा पूछ रहा है, वो इतने हलवे हलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव और मेजर्स बताओ लैंड रिफॉर्म्स में जो भारत ने लिए हैं, है ना। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, ये अलग अलग जगह जो हमने पढ़े हैं, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब ये तो मतलब बिल्कुल रटा है हमने 3 3 बार पढ़ के। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये क्या बोल रहा है, लैंड रिफॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम ही हलवा क्वेश्चन है ना। ये जो पूरा, इसको हमने कहाँ डिस्कस किया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, वापस से पूछ लिया उन्होंने। अब ये हमने इंडियन इकोनॉमी कोर्स अंडर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मॉड्यूल एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है। लैंड रिफॉर्म्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, 4 मेन कंपोनेंट, है ना। इंटरमीडियरी ज़मींदारी, टेनेंसी रिफॉर्म, फिक्स सीलिंग लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन लैंड होल्डिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इनमें क्या चैलेंजेस थे ये पढ़ा था, याद करो, वो हमने कहानी किससे देखे थे। मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो ज़मींदार थे उनके पास बहुत लार्ज चंक ऑफ लैंड थी, फिर हमारी सरकार आई, मतलब हम इंडिपेंडेंट हुए। जिन किसानों के पास ना कोई ज़मीन थी और रियोत की तरह काम करते रहते थे, उनको हमने यहाँ पे इस ज़मींदारी सिस्टम को हटा के, जो हम लोगों से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट स्केड्यूल के बारे में, जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले लैंड रिफॉर्म को लाने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज़ को इनिशिएट किया कि भैया इन लोगों से ज़मीन लेके रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का भी नाम दिया गया। यहाँ पे कुछ टेनेंसी रिफॉर्म दिए गए किसानों को, कि ऐसा नहीं है कि अनशंट रेट कोई भी लेने लग जाओ आप लोगों को, जो किसानी पे नौकरी पे रख रहे हैं रियोट्स को, उनको आप कभी भी भगा दो, ये नहीं कर सकते आप। एब्जॉर्बिडेंट उनसे आप टेनेंस किराया नहीं ले सकते, है ना, कि इस लैंड का किराया तो तुमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, भले ही उससे कमाई 10,000 रुपये हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने करी, ये लैंड रिफॉर्म की पॉलिसी है, हाँ या ना। ठीक है, एक एक चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ी हुई है, एक एक चीज़। कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग हो, ये तो हालांकि नहीं पूछी है, मैं बता रहा हूँ। लैंड बैंक के बारे में हो, ठीक है, भले ही वो स्वामित्व स्कीम के बारे में हो, अब अगली बार ये प्रीलिम्स में पूछ लेंगे। भले ही वो उल्पिन के बारे में हो, हर लैंड को आधार नंबर दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और यही वो क्वेश्चन पूछ लिया उसने लैंड रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं आपको लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, इसके आंसर राइटिंग के सेशंस भी हमने किए हुए हैं लगातार, है ना। हमने आंसर राइटिंग के सेशंस भी किए हुए हैं। देखो ये यहाँ पे किए थे आंसर राइटिंग के सेशंस हमने, बस वो यही पूछ रहा है। ये देखो याद करो कितने मिनट का था ये, हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, याद आ रहा है सबको। ये 2013 का क्वेश्चन था, है ना। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और यही वो पूछ रहा है, लगातार एक ही चीज़ों को पूछ रहा है।
ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस अगर आपने ये चीज़ें करी हुई हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, है ना। हमने रटे हुए हैं चीज़ों को, और ये क्या ही पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ चैलेंज फेस करना पड़ा वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो, अब वो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहले तो आप इंट्रोड्यूस करो। क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एआई जो है उसने कैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प किया, ये बोल रहा है। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। याद करो, अभी आधी घंटे पहले जब द हिंदू का एनालिसिस मैंने ख़त्म किया, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, कोई बताएगा। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको इस सेकंड पार्ट का आंसर दिया था, है ना। अब ये फर्स्ट पार्ट को क्या करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, ये हमने साइंस टेक में पढ़ा हुआ है। दिखा देता हूँ, लिखो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। बेसिकली ये एक ऐसी मशीन है जो डाटा को स्टोर कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, डाटा को एनालाइज कर सकती है, डाटा से एक आपको कंक्लूजन निकाल के दे सकती है। हेल्थ केयर में जैसे मान लो मैंने अपने पूरे इतिहास का, जो मेरा, मैं जितनी बार भी बीमार पड़ा उसका जो भी डाटा था वो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन में फिक्स कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, अब वो उस डाटा को प्रोसेस करेगी मशीन, वो उस डाटा को एनालाइज करेगी मशीन, वो उस डाटा से कंक्लूजन एक डिडक्शन निकाल के देगी। समझ में आ रहा है सबको। और साथ ही साथ एक क्रिएटिव थिंकिंग पे भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। सबको आ रहा है समझ में। और अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा इन सब चीज़ों पे, तो यही तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ गया, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करो। तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, कंक्लूजन को डिडक्ट करेगा और एक क्रिएटिव थिंकिंग इनेबल करेगा, ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये लिख रहा है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये हेल्प कैसे करेगा। किसको नहीं पता है ये चीज़, कि ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में वो डिटेक्ट कर पाएगा बीमारी को। जो डॉक्टर की सब्जेक्टिविटी होती है, डॉक्टर गलती कर सकता है किसी बीमारी को डिटेक्ट करने में, कैंसर की जगह टीबी बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं करेगा। ये इसका फ़ायदा है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है वो एक डाटा से पकड़ में आ सकती है। अगर मैं अपने 3 पुश्तों का डाटा डाल दूँ, ठीक है, पर्टिकुलरली आपने प्रेगनेंसीज में चीज़ देखी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत पकड़ लेता है। फिर डिस्कवरी ऑफ ड्रग्स में हेल्प मिल सकती है। जो ड्रग को डिस्कवर करने में एक आदमी या एक आदमी साइंटिस्ट की टीम 100 साल लगा दे, वो उसको 1 मिनट में कर सकता है, क्योंकि उसके पास डाटा एनालाइज करने की ताकत है। समझ पा रहे हो क्या सब बातों को, कि ये क्लिनिकल और हेल्थ केयर में आप इसमें क्या लिखते। और बट ऑब्वियस सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो लगातार चीज़ें ये चल रही हैं कि प्राइवेसी को ये थ्रेट पहुंचा सकता है, क्योंकि इतना मासिव लेवल ऑफ डाटा अगर आप स्टोर कर रहे हो तो उसकी डाटा ब्रीच होने के चांसेस भी तो हैं। और अगर ब्रीच हो गया डाटा तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये क्या राइट टू प्राइवेसी पे थ्रेट है? हाँ बिल्कुल है। मगर इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक सिक्योर्ड नेटवर्क को क्रिएट करना चाहिए। इसके आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, आपको क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ कितना आसान है सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और वो कॉन्सेप्ट नहीं कि डेफिनेशन लिख दी,
उसके पैरेलेंस में क्या पूछा है वैसा कॉन्सेप्ट बताना है कि स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा और कंक्लूजन डिटेक्ट करेगा। और ये इसलिए बताना है क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप इंट्रो में लिखोगे तो इसका यूज़ होगा कहाँ पे? क्लिनिकल डायग्नोसिस और हेल्थ केयर में। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड बाकी सारे लोग। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको कभी कोई नहीं बताएगा, मगर ये आंसर इसी तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह एक आम सा अगर जवाब लिख के आ जाओगे कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छे से काम करता है, ये ह्यूमन से बहुत तेज काम करता है, डाटा को बहुत अच्छे से ये एनालाइज कर सकता है, मशीन लर्निंग के बारे में लिख दोगे, ये सारे फर्जी पॉइंट हैं। वो आपको एक नंबर नहीं देगा। उसने क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्सेप्ट बता, क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे मदद करेगा ये बता, क्या थ्रेट है प्राइवेसी पे ये बता, हेल्थ केयर में कैसे इसको यूज़ करेंगे ये बता, और आगे जा। है ना? अब जैसे वो लिख रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, सोसाइटी में एथिकल पर्सपेक्टिव, वो पूछ रहा है क्या? वो नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो आप बिल्कुल सोसाइटी पे नहीं लिखोगे और आप बिल्कुल एथिकल कंडक्ट पे नहीं लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड को समझो। उसने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आप वो सारी चीज़ें लिख ही नहीं पाओगे जितनी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बोल रहा है डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। ये एक थोड़ा सा वेग क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये वेग क्वेश्चन था, है ना? इनफैक्ट मैं इसको टफ बोलूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना क्या है वो सच में मेरे को भी नहीं पता है ना? कोई इसको ट्राई करेगा? मतलब अगर मैं लिखता इसको तो मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताता हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। मैं इसको अगर लिखने बैठता तो मैं इस आंसर को ऐसे कुछ लिख देता कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करंट फ्यूल शॉर्टेज को इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बायोगैस के बारे में लिख देता। बायोगैस कैसे काम करता है हम सबको पता है ना? देखो मैं दिखाता हूँ, स्टैट स्कीम हमने पढ़ी हुई है। स्टैट 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 स्टैट, बस मैं वही लिखता। और इथेनॉल ब्यूटेनॉल वाला जो पॉइंट है वो भी लिख देता कि उसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम लोग मदद करते हैं। और बायोगैस जो है उसको बायो सीएनजी भी बोलते हैं। दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था कंप्रेस्ड बायोगैस, है ना? इसकी मैं एक नई माइंड मैप लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और बेहतर तरीके से ये आपको मिल जाएगी एक दो दिन में। तो देखो ये अभी मैंने डिलीट कर दी है वहाँ से। ये हमने कंप्रेस्ड बायोगैस में देखा था कि जैसे बायोडाइजेस्टर क्या होता है ना? यहाँ पे हमने देखा था ये बायोगैस कैसे बनती है ना? ये देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो यहाँ देखा था माइक्रोब्स और अदर बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो बायोडाइजेस्टर में माइक्रोब्स और अदर बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वाली चीज़ को मैं वहाँ लिख के आ जाता बायोफ्यूल में, बेसिकली एग्जैक्टली बायोफ्यूल, है ना? बायोफ्यूल में लिख देता। तो ये 2 से 3 पॉइंट मुझे आते हैं और उसी से मैं इसको आंसर को बनाता। बाकी मैं आपको सही बात बताऊं तो इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है। ठीक है, लिख के तो आता, मैं उतने ही लिख के आता, मगर क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि वेज बताओ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप यूज़ कर सकते हो करंट फ्यूल शॉर्टेज को मीटअप करने में, है ना? तो और भी पॉइंट वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, मगर मैं तो इन 3 पॉइंट पे ख़त्म हो जाता, बायोफ्यूल पे, बायोगैस पे, और जो मैंने बताया ब्यूटेनॉल इथेनॉल में कुछ चिपका के आता, क्योंकि उसको बनाने में माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, ये मेरे को कंफर्म पता है बीइंग एन इंजीनियर, तो मैं कर देता। क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ में यूज़ होता है, मुझे 2-3 पर्पज़ भी आते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो मैंने काम किया तो मुझे पता है, मैं वो लिख के आता। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे ब्लेंडिंग का तो काम है ही, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टफ ही डालूंगा मेरे पर्सपेक्टिव से। अब हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये आसान लग रहा हो, है ना? मेरे को नहीं आ रहा तो मेरे को टफ लग रहा है, तो वो अपना अपना रहता है। ठीक है,
समझ में आ गई बात सबको, है ना? हाँ, मीथेन गैस का भी दे सकते हो बिल्कुल, वहाँ पे मीथेन रिलीज होती है ना, अभी दिखाया था मैंने, वापस दिखाऊं क्या? ये देखो, हमने सटैट स्कीम में पढ़ी हुई है ना चीज़ें, ये देखो कहाँ पढ़ा था। ये देखो, ये पढ़ा है गैस के बारे में, है ना? तो मीथेन बायोगैस बिल्कुल लिखना ही है वो तो। ये देखो, कंप्रेस बायोगैस जो है वो सबसे ज़्यादा क्या कंसिस्ट करती है, मीथेन को, है ना? तो बिल्कुल लिखना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। और बताओ, है ना? अब जैसे तुम बायोफ्यूल के बारे में लिख रहे हो, देखो बायोफ्यूल का हमने पढ़ा हुआ है, मैं भी वही वही चीज़ लिख के आता। ये देखो, पढ़ा है हमने, याद करो कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, इसमें कहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना? ये देखो, यहाँ पे हमने बायो इथेनॉल, बायो डीजल, बायोगैस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि कहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग डीकम्पोज करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, है ना? तो मैं भी इसी का यूज़ करता, आंसर इसी से बनाता मैं भी, ठीक है? बताने का सिर्फ ये मतलब है, मुझे भी उतना ही आता है ना? स्पेसिफिकली बहुत सारा इसमें मेरे को डाटा नहीं आता। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैम फेलियर के बारे में बोल रहा है, कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है डाउन स्ट्रीम साइट पे, कोलोसल लॉस ऑफ लाइफ। वो क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल सी बात कर रहा है वो। क्या बात कर रहा है? वो बोल रहा है कि डैम फेलियर जो है वो हमेशा कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, डिजास्टर हो जाता है पूरा, है ना? लीबिया की बात तो नहीं बताना पड़ेगी, ठीक है? स्पेशली डाउन स्ट्रीम साइड पे। देखो, एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट है ना, वो इस चीज़ को छोड़ देगा कि यार डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम अपन तो लिखो डैम के बारे में चिपका के, नहीं। यहाँ पे आप लोगों को डाउनस्ट्रीम साइड में ये लिखना पड़ेगा कि वो जो स्लज रहता है ना, वो जो मिट्टी रहती है, वो जो डैम है, वो ऊपर से जब पानी बह रहा है तो वो मिट्टी नीचे आती जाती है, तो जो हैवॉक क्रिएट होता है डाउनस्ट्रीम साइड पे, वो स्लज के द्वारा और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हो सारे लोग बात को? तो ये जो पॉइंट है डाउनस्ट्रीम साइड पे, इसमें ये पॉइंट मैं ज़रूर मेंशन करके आता, और मैं तो एक डायग्राम भी बना के आता जहाँ पे मैं एक ऐसा डैम बना देता, ठीक है? यहाँ पे बता देता मैं उसको स्लज के बारे में, और नीचे धीरे धीरे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो रहा है। तो जब उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो बांध को तोड़ देगा, बस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाएगा, वो और ज़्यादा बड़ा इवेंट हो जाएगा, है ना? क्योंकि स्लज बहेगा अब खतरनाक लेवल पे, सब चीज़ों को बहा के ले जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है। फिर वो पूछ रहा है वेरियस कॉजेज बताओ डैम फेलियर के। मुझे बताओ, आप लोगों ने अगर नहीं करा है तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने डैम के बारे में एक एक चीज़ पढ़ी है, वीडियो सेक्शन में जाना, ठीक है? आपको पता चलेगा। जब हम लोग डैम सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे थे, ये इसका मॉडल आंसर है ना? इसके कारण आपको मिल जाएंगे, कितने पुराने डैम्स हैं हमारे देश में, है ना? डैम्स में जो स्लज की प्रॉब्लम है, ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आता है तो उससे कैसे निपटेंगे, हम इसके लिए क्या बिल में लाना चाह रहे थे, हमने कौन सी नई कमिटीज़ बनाई, हमें क्यों एक नए बिल की ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं ए टू जेड, ठीक है? इससे आप अपना आंसर लिख सकते थे, वीडियो सेक्शन में जाओ, जाके देख लो। समझ में आ रही सबको बात? ठीक है। तो ये एक एक चीज़ हमने डिस्कस की हुई है एग्ज़ाम होने के पहले, बाद में नहीं। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी। सबको आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो प्रोड्यूस हो रही है वो लिखोगे आप। डैम सेफ्टी बिल, एग्जैक्टली। डैम सेफ्टी बिल का वो टॉपिक है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 2019 में डैम सेफ्टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब अगला टॉपिक एकदम ही आसान है। ऑयल पॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको बताने की क्या मुझे ज़रूरत है कि ऑयल पॉल्यूशन आपने, वैसे तो टाइम हो गया, आपने सुना होगा कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि कोई फॉरेन शिप्स जो थी वो हमारे यहाँ पे जानबूझ के ऑयल फेंक जाती थी, डंप कर जाती थी और बोलती थी कि हमसे ऑयल लीक हो गया। ठीक है, अब ये बात कौन नहीं जानता यार कि यहाँ पे अगर ऑयल, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे ये नीचे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे ऑयल हल्का होता है, ऊपर तैरता है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में लिख सकते हो, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है साइंस की तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर ऑयल यहाँ पे बैठा रहेगा तो यहाँ पे नीचे सनलाइट नहीं जाएगी, नीचे का एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, कोरल्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, है ना। जानवर मतलब जब एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, जब उनके पास ऑक्सीजन सनलाइट नहीं जाएगी तो वो जिएंगे कैसे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्निकल टर्म्स, हमेशा टेक्निकल टर्म्स पे बात करना। यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड लिख के आओ, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख के आओ, लिख के तो आओ आप। अब मैंने आप लोगों के लिए जब यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए तो आप लोगों को लगा होगा कि यार ये कहाँ ही यूज़ होगा, है ना। जाके देखो यूट्यूब शॉर्ट्स को, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को इसीलिए बताई है ना। और डायग्राम के साथ याद करो मैंने इस डायग्राम को क्यों बनाया था और क्यों समझाया था आप लोगों को, याद आ रहा है। ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि पानी जब गंदा होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, समझ रहे हो। इस चीज़ को अगर आप यूज़ करते, या आंसर में आपको नंबर मिल जाते एक्स्ट्रा। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो। आप यहाँ पे फूड चेन, फूड वेब के बारे में लिख सकते थे, वो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया पूरा। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम कैसे इंपैक्ट होगा ये आप सब लिख लोगे अब। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, समझ रहे हो ना बात को, मैंने एक एक चीज़ पढ़ा दी है आपको। आप यूट्यूब शॉर्ट्स चेक तो करो एक बार जाके, जिसने नहीं किया है अभी तक। इनका ऑब्जेक्टिव ही यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बाद में लेता हूँ मैं, पहले वो बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल है तो बहुत आसान है ना, मगर इकोनॉमी का नहीं है तो मैं बाद में लेता हूँ। अब ये अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अनमैन्ड आर्म व्हीकल जो है ये अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारे एडवर्सरीज हैं इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं हमारे देश में ड्रग एम्यूनिशन पहुंचाने के लिए, और ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। इस पे आप कमेंट करिए कृपया करके, इसे टैकल कैसे किया जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल पे क्वेश्चन है, कैसे हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, कैसे ड्रग्स और एम्यूनिशन हमारे देश में इसके थ्रू आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये ड्रोन का क्वेश्चन है, ड्रोन का। किसका क्वेश्चन है, ड्रोन। पढ़ चुके हैं एग्जाम के पहले सिक्योरिटी मॉड्यूल में करंट अफेयर्स कोर्स, ये रहा उसका मॉडल आंसर जो आपके साथ में टेलीग्राम में मैंने शेयर किया, ये उसका आंसर है। यहाँ पे हमने क्या स्टेप्स लिए हैं ये उसका आंसर है, ये गाइडलाइन, ये जो गाइडलाइन है ये उसका आंसर है। समझ आ रही है आप लोगों को बात। ठीक है, ये ड्रोन क्या चैलेंजेस हैं ये उसके चैलेंजेस लिखे हुए हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं, डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, काउंटर मेजर्स, ये उसका आंसर है, मॉडल आंसर। ठीक है, तो ड्रोन के बारे में पूछ रहा है, उसे हमारे जो एडवर्सरीज हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में, ये इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है ना। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ड्रोन्स जो हैं वो कैसे यूज़ में आ रहे हैं, है ना। तो पहले ड्रोन्स के बारे में लिखो कि भैया ये है क्या, इसमें ह्यूमन पायलट की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ड्रोन्स का यूज़ वो कैसे कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स को यूज़ करके वो छोटे छोटे एम्यूनिशंस के पार्ट जो हमारे देश में पहुंचा देते हैं, उसको यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं, एक पूरा बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, ड्रग्स के छोटे छोटे पैकेट वो यहाँ पे पहुँचा रहे हैं,
पर्टिकुलरली पंजाब वाला एरिया। मैप ड्रॉ कर दो यार, मैप ड्रॉ कर दो, ये पाकिस्तान रहा, ये मैप ड्रॉ कर दो, अफगानिस्तान बना दो, ठीक है। फिर बता दो कि क्या चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस रहे, आपका आंसर कंप्लीट है। समझ रहे हो बात को? हर चीज़, एक एक चीज़ आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं और जो एग्ज़ाम में आई है। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि मैं बोलूँ वो मैटर नहीं करता है, मैं क्या करवा रहा हूँ वो मैटर करता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के बाद तो क्या है, हर कोई समझदार हो जाता है, एग्ज़ाम के पहले जो समझदार बने ना वो समझदार कहलाता है। तो इस तरीके से पढ़ो गुरुजनों, ठीक है, और एग्ज़ाम को फोड़ के आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम साड़ा सा है, लगातार पढ़ रहे हैं हम। अनएम्प्लॉयमेंट जो है भारत में, क्या वो स्ट्रक्चरल है? अब स्ट्रक्चरल में कौन नहीं जानता कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है। हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा डिज़ाइन है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन ही ऐसी दी जा रही है जो पूरी रिडंडेंट हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अपना, क्लासिक एग्जांपल है, मैं हर एग्जाम में क्लास में बताता हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में और किर्लोस्कर ब्रदर्स में काम किया है। द फर्स्ट थिंग व्हाट माई मैनेजर हैज़ टोल्ड मी इन बोथ द कंपनीज इज दैट वॉट एवर हैव यू लर्न इन योर इंजीनियरिंग, फॉरगेट ऑल दोज नॉलेज एंड जस्ट रिमेंबर वॉट वी आर टीचिंग यू फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। सिर्फ उसी को याद रखना, वरना कंपनी से लात मार के भगा देंगे। वो सबसे पहली बात ये बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतना गधा बच्चा आया उनके पास, उसके पास अलग ही कॉन्फिडेंस है कि मैंने तो इंजीनियरिंग में ये कर रखा है ना, वो कर रखा है, मैंने बाजा में पार्टिसिपेट किया हुआ है। उनको पता है इसको कुछ नहीं आता, और या फिर उनको जो चाहिए वो इसको नहीं आता। समझ रहे हो? ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे देश में, पढ़ाया वो जा रहा है जिसको इंडस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल है क्या? जवाब है हाँ है। ऐसे बहुत से कॉजेज़ हैं। अब मेथडोलॉजी क्या है जिसको हम कंप्यूट करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को यूज़ करते हैं? मेथडोलॉजी कहाँ से पढ़ें, अब क्या करें भैया, सर पकड़ लें क्या? कौन पूछता है ऐसे क्वेश्चन, और क्यों पूछता है? सबसे बड़ी बात ये है, बताओ कौन पूछता है और क्यों पूछता है? इसको हमने कहाँ पढ़ा है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इसको हमने कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है और क्यों पढ़ा है? अब भी कुछ दिन पहले द हिंदू पढ़ाते हुए पढ़ाया था मैंने, याद होगा आप लोगों को। कौन बताएगा? मैंने कौन सी चीज़ डिस्कस की थी जहाँ पे मैंने आपको ये माइंड मैप दिखाया था कि ये पढ़ो, ये होमवर्क है? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लगातार लगातार ये डिस्कशन चलता आ रहा है साल भर से, डेट करेंटली इंडिया इज स्टैंडिंग एट 45 ईयर्स हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आपसे क्यों क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज़्यादा है, हर एस्पिरेंट आज रोड पे, कोई अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए रोड पे, कोई हिंदी में ढंग से क्वेश्चन नहीं बना रहे हो इसलिए रोड पे, कोई सी सेट के कारण रोड पे, क्योंकि जॉब ही नहीं है ना। समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखो, क्या होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? क्या पढ़ा था हमने कि मेरे पास एक खतरनाक डिग्री है, मगर वो डिग्री में मैं इतना बुद्धू हूँ कि इंडस्ट्री को वो डिग्री से मतलब ही नहीं है, उसको वो स्किल चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं। मार्केट में 10,000 नौकरियाँ हैं डाटा साइंटिस्ट की, आपको बात पता नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। पैकेज सुनोगे ना आप बोलोगे कि इतना पैकेज, और मैं ऐसे नहीं कि फेकोलॉजी कर रहा हूँ, वो कोट कर रहा है 4.5 लाख रुपए महीना, ठीक है। डाटा साइंटिस्ट नहीं मिल रहे कंपनीज को, डाटा साइंटिस्ट के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, अब 2 साल में इतने डाटा साइंटिस्ट बन जाएंगे कि फिर वो भी दर दर भटकेंगे। अभी आज की स्थिति में 4.5 लाख रुपए महीना डाटा साइंटिस्ट को मिल रहा है। वेल्स फार्गो कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कि मार्केट में जॉब्स हैं मगर हमारे पास नो स्किल सेट ही नहीं है। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करें भैया, सर पकड़ लें क्या? ये मेजरमेंट के, कहाँ गया, अब भी पढ़ा था हमने, एक आर्टिकल आया था, याद करो। ये पढ़ा था CWS बेटर क्यों है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताओ। वेरी गुड, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का एम पढ़ा था ये, बस।
है ना। तो यूजुअल स्टेटस पढ़ा था और करंट वीकली स्टेटस पढ़ा था, इससे ये मेथोडोलॉजी मेजर करते हैं इससे। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को तो मेंशन करना ही है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में लिखो, CWS के बारे में लिखो, यूएस यूजुअल स्टेटस के बारे में लिखो, काम खत्म। वो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि बेटा तुम ये चीज़ों में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, PLF, PLFS, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ये पढ़ के आए हो या पढ़ के नहीं आए हो, बस वो इतना आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी। अब आधी जनता ने सर पकड़ लिया होगा कि ये केयर इकोनॉमी क्या होती है, मोनेटाइज इकोनॉमी क्या होती है। मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आ रहा, मैं मान के चल रहा हूँ। एक बार बस ये सोच के देखो, दिमाग तो दौड़ाओ। एक जगह वो लिख रहा है मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, दूसरी जगह उसका मतलब यही होगा ना कि जो मोनेटाइज नहीं हो पा रही है। सोच के तो देखो, मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज़ नहीं आ रही है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को आती तो सबको आना चाहिए, मगर दिमाग तो चलाओ। मोनेटाइज्ड के पास में लिखा है तो वो ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा होगा जिसमें पैसे नहीं मिलते। अगर वो ये बोल रहा है कि केयर इकोनॉमी जो है इसे हम कैसे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी बना सकते हैं थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, अब इसमें क्या चीज़ लिख के आओगे बताओ। बहुत बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बताओ क्या लिख के आओगे। इसके पॉइंट अगर बता दिए ना तो टॉफी मेरी तरफ से, जल्दी बताओ। क्या लिखोगे। देखो, मैं इसको कैसे लिखता या मेरा दिमाग कैसे चलता मैं बताता हूँ। मैं इमेजिन करता कि ये एक है घर, है ना। मेरा दिमाग कैसे चलता है इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं वो बता रहा हूँ। इस घर में एक लेडी है, वो लेडी करती है घर के काम, डेली कोर्स, डेली CHORES, घर के काम। उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। अब मैं उसके साथ ऐसा क्या करूं कि उसको उस चीज़ के पैसे मिलने लग जाए। तो सिंपली मुझे ये करना है कि उस वुमेन को कैसे भी करके मैं घर से बाहर भेज दूं, मैं उसको कोई जॉब दिलवा दूं। उसके लिए मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा उसको ऐसा मैं कुछ स्किल दे दूं, थोड़ा सा एजुकेट कर दूं कि उसको जॉब मिल जाए। वो बाहर चली गई, अब वो अपना काम अगर किसी मेड से करवाती भी है तो उसको वो पे करेगी, तो उसी का जो काम है वो मोनेटाइज हो गया ना। अगर मैंने उस वुमेन को जो खुद के घर के काम कर रही है, अगर उसे अपने घर से बाहर भेज दिया तो उसके घर का जो काम है वो किसी मेड से करवाएगी, तो उसका जो डेली कोर्स का काम है वो मोनेटाइज हो गया। हाँ या ना। लॉजिक समझो, लॉजिक। आपको ये बताना है कि केयर इकोनॉमी जो है, जिसके अभी तक उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको मोनेटाइज कैसे किया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, थॉट देने वाली बात है, थॉट ये कोई नहीं बताएगा, ना कोई न्यूज़पेपर ना कोई किताब। सुनो, अगर मेरा दिमाग चल रहा है ना तो मैं पता है क्या लिखता हूँ। मैं वहाँ पे लिखता कि अगर बाहर नहीं भी जा रही हैं घर से, तो घर में ही उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है। लिज्जत पापड़ ऐसी कंपनी खुलवा दो। अरे एक घर में, एक सोसाइटी में 25 या 30 वुमेन है, उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा दो। मान लो वो घर पे रह के काम करना चाहती है, पापड़ बनवा दो, लिज्जत पापड़ कंपनी खुल जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर कर दो, माल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। ये बन गया केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ या नहीं हुआ। आपने वुमेन को एक बिजनेस वुमेन बना दिया या नहीं बना दिया। स्मॉल बिजनेस एट होम, एग्जैक्टली। समझ रहे हो, ये कोई नहीं बताएगा यार, ये सोचो। सोच के तो देखो एक बार, ये खुद ब खुद आएगी दिमाग में चीजें। ये समझ रहे हो आप बात को, उसको जियो आप इकोनॉमी को।
ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ऑयल पॉल्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि ऑयल पॉल्यूशन के बारे में आपको क्या लिखना है, और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। मगर एक जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो तमाम चीज़ें लिख सकता है यार। मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अभी मैं सीओडी बताना भूल गया था, उसने बताया है ना, आप में से किसी ने भूल गया मैं नाम उसका। अब कोई और एस्पिरेंट होगा, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में लिख देगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में भी मुझे पता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब एयर वाटर इंटरफेस चेंज होता है ना, ऑयल आ जाता है, एयर और वाटर का इंटरफेस चेंज हो जाता है, यहाँ एयर रहती है, यहाँ ऑयल आ जाता है और उसके नीचे पानी। इमेजिन करो, एयर, ऑयल गिर गया, उसके नीचे पानी। माइग्रेटरी पैटर्न चेंज हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स का, माइग्रेटरी पैटर्न। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, टेक्निकल लिंकेज समझो यार, ये कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मैं से अभी और 10 से 15 पॉइंट आपको हर आंसर में बता सकता हूँ जिसको आप लिख सकते हो, मगर मुद्दा ये नहीं कि मैं क्या बता पा रहा हूँ, मुद्दा ये है कि आप सोचो कैसे। मैं सिर्फ आपको इस पे बर्डन दे रहा हूँ बार बार, सोचना कैसे है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल वैसे ये भी क्वेश्चन था, है ना। पहले केयर इकोनॉमी को बता दिया, केयर इकोनॉमी में सिर्फ वुमेन नहीं आती है, ये भी सोचो, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे वुमेन के बारे में बोल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ वुमेन की बात कर रहा हूँ। केयर इकोनॉमी में बच्चे को पाल रहे हैं, वो केयर इकोनॉमी हो गई। ओल्ड एज लोगों को पाल रहे हैं, वो केयर इकोनॉमी हो गई। अगली बार हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट आके वो ओल्ड एज डाल दे, तो हमको घबराने की ज़रूरत थोड़ी है। हमको केयर इकोनॉमी पता है, हम समझते हैं उस चीज़ को, ओल्ड एज के बारे में भी आंसर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। ब्यूटी पार्लर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लखपति दीदी स्कीम, और यार ये कौन सी स्कीम, ये मेरे को भी नहीं पता यार। ये किसी स्टेट की होगी आई थिंक सो, है ना, सेंटर की तो नहीं है। तो वो लिख दो बिल्कुल, जिसको जो आ रहा है लिखो यार, बहुत बढ़िया। हाँ, इंसेंटिव्स दो, है ना, जो देना है दो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना है उनका बस, है ना। वर्ल्ड बैंक, अब देखो यार, अगर लिखने पे ही आऊँ मैं बोल दूंगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में, आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में, उन्होंने तमाम बार बोल रहा है कि 1% जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको 1% वुमेन पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो 1% जीडीपी बढ़ जाएगी। लिखो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मैं अभी और आपको बताता रहूंगा, मैं इसके और 10 पॉइंट जनरेट कर लूंगा। आप सोचोगे, आप भी कर लोगे, बस इस चीज को ऐसे सोचना शुरू करो। ठीक है, तो इसके बाद में तो मेजरली साइंस टेक के हैं। WTO क्रॉपिंग पैटर्न का भी एक क्वेश्चन है, इसको बाद में लेंगे, आज का लेक्चर हो गया। ठीक है, आज इतना ही सम अप करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को भी ले लेंगे। सब करे हुए हमने, सब लाइन से, है ना। अगर आप देख रहे हो चीज़ों को, तो मैंने जितने भी सारे थे जैसे ये बताएं, वैसे के वैसे सेम ये भी होंगे। ठीक है, तो मज़ा आया कि नहीं, और समझ में आया कि नहीं, ये दो चीज़ें मुझे बताओ, तो मैं खुशी खुशी मैं भी जाऊं और आप लोग भी जाओ। बताओ। ठीक है, हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्यों बोल रहा है? अच्छा 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 अच्छा, इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो बस यार ये चीज़ें इस तरीके से प्रिपेयर करो, है ना। कोई भी कंप्यूटर आपके सामने टिकेगा ही नहीं, बस सोचना शुरू कर दो, सिर्फ सोचना। ठीक है, और ना कोई किताब ये चीज़ बताएगी, आपका आंसर अलग ही यूनिक दिखेगा। ठीक है, चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। लेके आएंगे वापस अगला सेशन। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।